हो गई वापसी बाजार की खाक छान कर। जैसे ही दोनों ने लाउंज में कदम रखा, एहसन भाई ने मुस्कुरा कर पूछा, जाहिर है वापसी हुई है तो इस वक्त दिखाई दे रही हैं। सोफे पर टिकते उसने एहसन को जवाब देते इतराफ में देखा। टीवी पर कोई टॉक शो चल रहा था। जिया मामू और वकार अहमद साहिब दोनों इधर मुतवज्जा थे। एहसन और वलीद भी एक ही सोफे पर विराजमान इधर ही मुतवज्जा थे, मगर अब दोनों की आमद पर उनकी तवज्जा इस जानिब हो गई थी। मंसूर खान बड़े बड़े शॉपिंग बैग्स उठाए चला आया तो अना ने उसे देखा। ये कहाँ रखूं बीबी साहिबा? मामा के रूम में रखाओ, वो आकर एक दफा चेक कर लेंगी। सैंडल से अपने पाँव आजाद करके सोफे पर रख कर वो हाथों से पैरों की उंगलियां दबाने लगी थी। अजमत पानी ले आओ, रोशनी ने आवाज दी तो वली ने दोनों को देखा, यानी कि शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। वली यार, मैं सोचता हूँ कि मर्द इतनी मेहनत और खज्जल खवारी करके कमाता है, ये औरतें बाजारों में ये सारी कमाई झोंक आती हैं, भला ऐसा क्यों होता है? वो बज़ाहिर संजीदा था, मगर इस संजीदगी में जो शरारत पनहा थी। अना ने घूर के भाई को देखा। अजमत पानी ले आई थी। उसने गिलास लेकर लबों से लगाया। यार, इसमें तुम्हारी सोच का कोई कसूर नहीं। औरत की फितरत ही ये है कि मर्द की कमाई को ये खर्च करके रूहानी तस्कीन हासिल करती है। अगर औरत बाजार का चक्कर ना लगाए तो बाजार सुनसान हो जाए। चलो, मर्दों के कमाने का एक फायदा तो होता है कि किसी का फायदा हो जाता है और उनकी रूहानी हिस्स तस्कीन पा जाती है। उफ वली भाई, ये आप दोनों क्या टॉपिक लेकर बैठ गए हैं? सभी औरतें ये काम करती हैं, मजबूरी और शौकिया दोनों सूरतों में हम कौन सा रोज जाते हैं। शादी की शॉपिंग की है और तो कुछ नहीं। अना ने वलीद के अल्फाज पर उसे घूर कर सामने टीवी की तरफ देखना शुरू कर दिया था, जबकि रोशनी ने जवाब दिया था, कह तो तुम भी ठीक रही हो। अपने साथ बैठी इस हसीन खातून से पूछकर जरा बताओ कि इनका मूड क्यों ऑफ है। रोशनी को बहलाकर उसने अना को छेड़ा था। अब की बार वकार और जिया मामू भी मुतवज्जा हुए थे। वो सबको अपनी तरफ मुतवज्जा होते देखकर घबरा गई थी। क्यों, क्या हुआ है अना को? सबसे पहले जिया मामू ने ही लब कुशाई की थी। कुछ नहीं मामू जान, बस ये ऐसे ही कह रहे हैं, उसने फौरन वजाहत दी थी। बहुत कम अरसे में वो इतना तो अच्छी तरह जान चुकी थी कि वलीद खासा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मुझे सख्त भूख लग रही है, मैं किचन में जा रही हूँ। उसने वहां से हट जाने में ही आफियत जानी थी। क्यों, बाजारों में खाने की अशिया दस्तयाब ना थी? वली ने फिर छेड़ा था। जाने भी दें वली भाई, बेचारी इतनी मुश्किल से तो बाजार जाने के लिए तैयार हुई थी। अब मैं अकेली फुफ्फो के अलावा और क्या क्या देखूं? रोशनी को वलीद को टोकना पड़ा तो वो हंस पड़ा। मसला क्या है? लड़ाई तो नहीं हो गई तुम दोनों में? जिया साहिब को वलीद का अंदाज कुछ अजीब सा लगा तो फौरन टोका। उनके टोकने पर वो फौरन संभल गया। अरे नहीं बाबा जान, ऐसी कतई कोई बात नहीं, बस इसे यूं ही तंग कर रहा था। जरा ध्यान से रहना, इसे यूं ही छेड़ो या तंग करोगे तो वो फौरन वॉकआउट कर जाती है। ऐसा ने उसे डराया था। अंदाजा हो रहा है। उसने पुरसोच अंदाज में किचन के दरवाजे की तरफ देखा, जहां वो कुछ पल कबल गायब हुई थी। आइंदा इसे छेड़ने की गलती भी मत करना, मुश्किल राजी होती है। जुर्माने के तौर पर जेब हल्की करवाना पड़ती है। एहसन की बात पर वो हंस दिया। हैं? आप क्या इसकी बुराइयां कर रहे हैं? अब ऐसी भी कोई बात नहीं, मूडी है जरा, और तो कुछ नहीं। रोशनी एहसन से उसकी बातें सुनकर एकदम बोली थी। वैसे भी अना उसे बहुत अजीज थी, उसके बारे में उल्टा सीधा सुन ही नहीं सकती थी। हाँ, तकिया था जिन पर वही पत्ते हवा देने लगे। वो इस बरजस्ता अंदाज पर जिम से गई थी। मोहतरमा, ये बुराइयों वाला डिपार्टमेंट आप खवातीन का है। हम तो स्ट्रेट फॉरवर्ड किस्म के लोग हैं, जो भी कहते हैं मुंह पर कहते हैं। वो कहाँ बाज आने वाला था। रोशी ने उठ जाना ही बेहतर समझा। रोशी, सुगना से कहो एक कप कॉफी बनाकर भेज दे। उसे उठकर जाते देखकर वली ने कहा तो वो रुक गई।
آپ کو یہ انا والی لت کیوں لگتی جا رہی ہے؟ کافی بھی کوئی پینے والی چیز ہے؟ نیری کڑوی کسیلی بدمزہ کافی، اس نے فوراً اعتراض کیا تھا۔ بھائی جس چیز کی طلب ہوگی وہی مانگوں گا نا۔ چلو کافی ہائے ہائے۔ چلو شکر ہے چائے تیار ہے۔ انا لاؤنج میں سب چائے مانگ رہے ہیں۔ تم لے جاؤ، میں ذرا اپنا حلیہ درست کر آؤں، وہ کہہ کر جلدی سے نکل گئی۔ انا اب دوبارہ ولید کا سامنا کرنے کے موڈ میں نہ تھی۔ اس نے منہ بنایا، سگراں سب ریڈی ہے، تم خود ہی لے جاؤ، میرا پوچھیں تو کہہ دینا میں چائے پی چکی ہوں اور اپنے کمرے میں ہوں۔ رات کو وہ لوگ واپس پہنچے تھے، تھکن سے برا حال تھا، کھانا کھا کر سب اپنے اپنے کمروں میں چل دیے تھے اور اب ناشتے کی ٹیبل پر سب بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ عادلہ بھابی کی وجہ سے غیر محسوس خاموشی کا دورانیہ مزید بھر گیا تھا۔ شہوار بی بی گاڑی تیار ہے، ملازمہ نے آ کر ڈرائیور کا پیغام دیا تھا۔ میں آتی ہوں۔ دودھ کا گلاس ختم کر کے وہ ٹیبل پر رکھی اپنی فائل، بکس اور بیگ لے کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اوکے بابا، میں چلتا ہوں، اللہ حافظ۔ اپنے پیچھے مصطفیٰ کی آواز سن کر بھی وہ بغیر پلٹے باہر نکل آئی تھی۔ شہوار ٹھہرو، وہ گاڑی کے کھلے دروازے میں بیٹھ رہی تھی جب مصطفیٰ کی آواز سن کر ٹھہر گئی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا اسی کی طرف آ رہا تھا۔ آج سے تمہیں ڈراپ کرنے کی ذمہ داری میری ہے، تم میرے ساتھ جایا کرو گی۔ رہ گئی پک کرنے کی بات تو وہ ڈرائیو کر لے گا۔ اس کے قریب پہنچ کر اس نے اپنے روکنے کی وجہ بیان کی تو وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ مگر وہ کیوں بھلا؟ میں تو روزانہ ڈرائیور کے ہمراہ ہی جاتی ہوں نا۔ آپ نے ایاز والے معاملے میں ہیلپ کا کہا تھا، یہ اسی سلسلے کا ایک سٹیپ ہے، کیا سمجھی؟ سمجھ تو گئی ہوں، پر اس سے کیا ہوگا؟ اسے مصطفیٰ کے ساتھ جانے پر اعتراض تھا، اس لیے اس نے کچھ ناگواری سے کہا تھا۔ انسان وقت و حالات کو قابو کرنے کے لیے ڈیفرنٹ اسٹریٹجیز اپناتا ہے۔ میں ایاز عبدالقیوم قسم کے لوگوں کو قطعی کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ ایسے لوگ جسٹ کاغذ کے شیر ہوتے ہیں۔ ہاں، میں اپنے دشمن کو کبھی بزدل سمجھ کر نظر انداز نہیں کرتا۔ ہر آن ہر صورت میں اس کی طرف سے چوکنا رہتا ہوں، خصوصاً ایسے بیوقوف قسم کے لوگوں سے ہر قسم کے رویوں کی توقع کی جا سکتی ہے۔ عادلہ بھابی کا بھائی ہونا ہی اس شخص پر نظر رکھنے کے لیے کافی ہے۔ ایک دن وہ تمہیں میری گاڑی سے اترتے دیکھ لے گا تو دوسرے دن اسے اتنا احساس ضرور ہوگا کہ وہ تمہاری طرف قدم بڑھاتے ہوئے 100 بار ضرور سوچے گا۔ وہ بہت تحمل اور بردباری سے اسے اپنے لاہے عمل کے فوائد و نتائج سے آگاہ کر رہا تھا۔ اس لاہے عمل کے باوجود اس نے کوئی حرکت کی تو اس نے یوں پوچھا جیسے ابھی اس کی وضاحت سے غیر مطمئن ہو، تو وہ مسکرا دیا۔ تو ہم کس لیے ہیں؟ تم نے مجھے سب بتا کر جو اعتماد کیا ہے اس میں مجھے کبھی پیچھے نہیں پاؤ گی۔ ایک مشہور کہاوت ہے، گھی اگر سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو انگلیاں ٹیڑھی کرنا پڑتی ہیں۔ یہ المیہ ہے کہ انسان کرپٹ قسم کا ہو تو اس کے لیے ہزاروں داؤ ہوتے ہیں۔ آزمانے کو ہمیں بھی تمام ٹرکس سمجھائے گئے ہیں کہ ایسے دشمنوں سے کیسے نمٹتے ہیں۔ وہ اگر کوئی اور حرکت کرے گا تو یقیناً ہاتھ پر ہاتھ دھرے ہم بھی نہیں بیٹھیں گے۔ میں چاہتا تو ڈائریکٹ ایکشن لے سکتا تھا، مگر میرے لیے اپنے خاندان کی عزت و آبرو کی حفاظت زیادہ مقدم ہے۔ اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ اس مسئلے کو اس طرح ہینڈل کروں کہ نہ تم پر کوئی حرف آئے اور نہ ہی کوئی اور ایشو اٹھے۔ دھیمے لہجے میں کہتے اس نے آخر میں اسے دیکھا تو وہ کچھ سوچتے اپنے ہی کسی خیال میں الجھی ہوئی تھی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ اس کے صبحی روشن تر تازہ چہرے کو بغور دیکھتے اس نے استفسار کیا تو وہ چونک کر نفی میں سر ہلا گئی۔ پریشان ہو؟ کل سارے سفر میں اس کا جو رویہ اور انداز رہا تھا وہ تو ایک طرف، اس وقت بھی وہ خاصی الجھی ہوئی دکھائی دی تو وہ پوچھے بغیر نہ رہ سکا۔ نہیں، میں پریشان نہیں ہوں، ہاں آپ کی اصلاح عمل سے ضرور الجھ گئی ہوں۔ خیر، آپ نے اتنا بڑا سٹیپ اٹھانے کا ارادہ کیا ہے تو یقیناً سوچ سمجھ کر ہی کیا ہوگا۔ جب مجھ پر اعتبار کیا ہے تو خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس کے الفاظ میں ایک دم سختی دھر آئی تھی۔ عورت جتنی خوفزدہ ہو، مرد اسے اتنا ہی آسان شکار سمجھ کر شکار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ میں تو تمہیں خاصی
बहादुर लड़की समझ रहा था। कहने और करने में बहुत फर्क होता है। इस आवारा बदमाश इंसान के रवैयों को जिस तरह मैंने बर्दाश्त किया है वो आपके तसव्वुर में भी नहीं होगा। उसकी हरकत, इसके अल्फाज, उसके तमाम रद्द अमल, आप कुछ भी नहीं समझ सकते। आदला भाभी और उनका भाई मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान है। क्या बताऊं आपको, वो एकदम रो दी थी और मुस्तफ़ा हैरत से गुंग इसी किनारे पर बैठा रह गया। तो क्या वो शख्स तमाम हदूद पार कर गया है? वो तो समझ रहा था कि बात महज छेड़छाड़ तक होगी। तो क्या अभी बताने को और भी बहुत कुछ बाकी है। एक आवारा इंसान किस तरह सहज कर कदम उठाने वाली लड़की के पंदार को ठेस पहुंचा गया है, वो हैरत ज़्यादा था। क्या धमकियां देता है तुम्हें? उसके लबो लहजे में एकदम चट्टानों की सी सख्ती दर आई थी। वो अंदाजा लगाना चाह रहा था कि इस शख्स का आवारापन गलाजत की सूरत किस हद तक गया होगा। ये तो बहुत ही अव्वल दर्जे की सूरत है। कई बार तो ऐसा हुआ कि कॉलेज की चार दीवारी में पनाह ढूंढते ढूंढते जिल्लत और रुसवाई के एहसास से मर जाने को जी चाहता है। उसकी आवाज में आंसुओं की सिसकियां भर गई थी। मुस्तफा ने होंठ सख्ती से दांतों तले दबा लिए। मुझे खुलकर बताओ शहवार, वो किस तरह की लैंग्वेज यूज करता है और क्या क्या धमकियां देता है? उसके अंदर का गयोर मर्द एकदम बिफरा था। गाड़ी एक झटके से साइड पर रोकते पथरीले तासुरात लिए पूछ रहा था, प्लीज मुझसे कुछ भी नहीं पूछें। मैंने बहुत मजबूर होकर आपसे इस मसले पर मदद चाही है। आप खुद समझदार बाशऊर इंसान हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि वो किस हद तक जा सकता है और किन नताइज की धमकियां दे सकता है। मैं बहुत अरसा चुप रही हूँ मगर अब मजीद कोई जिल्लत नहीं सह सकती। वो हाथों में चेहरा छुपाकर खुल के रो दी। मुस्तफा के अंदर गोया आतिश फिशां उबल पड़ा। उसने झटके से गाड़ी दोबारा स्टार्ट की थी, इतने रैश अंदाज में कि गाड़ी भगाते देखकर शहवार ने खौफजदा होकर उसे देखा। वो लब दांतों तले दबाए बिल्कुल सीध में देखते गाड़ी चला नहीं रहा था बल्कि उड़ा रहा था। इस खानदान के तमाम मर्द ही गैरत और इज्जत के नाम पर बड़े गयूर थे, मर मिटने वाले। क्या मैंने तमाम कुछ बताकर बहुत बुरा किया है? खौफ से उसके आंसू रुक गए थे। चादर से चेहरा साफ करते उसने नहायत खौफजदा नजरों से उसे देखा। अगर मैं इसे ना बताती तो खुद ही मर जाती। वो खुद ही नढाल हो गई थी। चंद मिनट बाद उसकी गाड़ी मेडिकल कॉलेज के सामने थी। आप? उसने उसके तेवरों से हाइप होकर कुछ कहना चाहा मगर उसने अपनी तरफ का दरवाजा खोलकर नीचे उतरने के बाद उसकी तरफ का डोर आकर खोल दिया था। आओ उतरो। उसके तासुरात हनूस थे। तुम्हें इस शख्स से खौफजदा होने की कतई जरूरत नहीं। उसको कैसे हैंडल करना है ये सब मेरा मसला है। डोंट वरी, ओके? अपने इसी संजीदा अंदाज में कहकर उसने उसे उतरने का इशारा किया तो वो अपनी फाइल, बुक्स और बैग थामे उतर आई। वापसी पर ड्राइवर लेने आएगा, उसे मैं समझा दूंगा। वो उसे गेट तक छोड़ने आया था। अल्लाह हाफिज। वो उसके तेवरों से खाइफ होती बस यही कह पाई थी, अल्लाह हाफिज। वो अंदर चली गई थी जबकि वो पलटकर अपनी गाड़ी में जा बैठा था। अब उसके चेहरे पर तफक्कुरात के साए थे। वो न जाने कितनी देर तक गुमसुम बैठी रही थी, उसे खुद भी पता नहीं था। शहवार? अपने कंधे पर हाथ का दबाव महसूस करते उसने सर उठाकर देखा तो अना थी जो मुतफक्कर सी खड़ी थी। कहाँ गायब थी? मैं कितनी देर से गेट पर नजरें जमाए तुम्हारी मुंतजिर खड़ी थी। और तुम्हें क्या हुआ है? ऐसे क्यों बैठी हुई हो? हाथ मिलाकर वो उसके साथ बेंच पर ही बैठ गई थी। कुछ नहीं, बस 2 मिनट पहले ही आई हूँ। मैं इधर बैठकर तुम्हें ही देख रही थी। अना ने उसे बगौर देखा। आंखों की सुर्खी से वो चौंकी मगर शहवार के उठने पर बगैर कुछ पूछे खुद भी उठ खड़ी हुई। आंटी कैसी हैं और कैसी छुट्टियां गुजरी? साथ साथ चलते अना ने पूछा तो वो मुस्कुरा दी। अम्मी ठीक हैं, बस अर्जेंटली आंटी का प्रोग्राम बन गया था इसलिए तुम्हें बर वक्त इतला ना कर सकी। मुझे यकीन था कि इतला ना करने पर तुम मुझे कोसती हो। हाँ, गुस्सा तो मुझे बड़ा आया है था। परसों सारा दिन बहुत बोर हुई हूँ। जरा दिल ना लगा कॉलेज में, कुछ खास स्टडी भी ना हुई, बस हॉस्पिटल का चक्कर लगा था। वो दोनों बातें करती अपने क्लासरूम की तरफ आ रही थी। उनकी क्लास ऊपर थी, पहले जीना तय करना था।
ना सोचा था कि दुनिया से जाता है कोई, बड़ी देर की मेहरबां आते आते। दोनों किसी बात पर मुस्कुराते सीढ़ियों की तरफ बढ़ रही थी जब अचानक किसी कोने से निकलकर वो शख्स किसी असेब की तरह सामने आया था। उफ, ये क्या बदतमीजी है, तुम्हें तमीज नहीं, हटो सामने से। अना तो एकदम गुस्से से फनकारी थी। वो निगाहों में वारफ्तगी समेटे मुस्कुराते हुए शहवार को देख रहा था। इसे बदतमीजी नहीं, जज्बा इश्क कहते हैं। कहिए कैसी हैं मोहतरमा खातून शहवार सिकंदर साहिबा? उसने अना को जवाब देने की बजाय वालहाना नजरों से शहवार के चेहरे का जायजा लेना शुरू कर दिया था। शहवार के चेहरे पर बरहमी के आसार पड़े थे। वो कितना नजरअंदाज करती उसको। शट अप, हटो सामने से, तुम्हारे जैसे आवारा लोगों के मुंह नहीं लगना मुझे। वो गुस्से से फट पड़ी थी। वो खिलखिलाकर हंस दिया। मोहतरमा शहवार साहिबा, आप मुंह ना लगने की बात करती हैं। हम तो ख्वाबो ख्याल में रोजाना जमाले यार में वसले खमार के ना जाने कौन कौन से मराहिल तय कर लेते हैं। कल तो खैर इतवार था, परसों कहाँ थी आप? उसकी बकवास पर उसने सख्ती से लब बींच लिए थे। खैर ना बताएं, हमें तो वैसे भी सब पता चल ही जाता है। मुस्तफ़ा शाहजेब के साथ छुट्टियां गुजारते मोहतरमा गांव गई हुई थी। मुस्तफ़ा शाहजेब अली माना के आला ओहदे पर हैं, मगर ध्यान रखना, ज्यादा और ऊंचा हाथ मारोगी तो मुंह के बल ही गिरोगी। अंदाजा धमकी अमीज था। क्या बकवास है? तुम होते कौन हो उसके साथ बदतमीजी करने वाले? अपनी लिमिट में रहो तुम मिस्टर, वरना मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट तक तुम्हारी शिकायत पहुंचा दूंगी। अन्ना के लिए ये सब बर्दाश्त करना नामुमकिन था। एकदम चटकते हुए उसने कहा था, बासित बाजित शौक। अना साहिबा, आप अपनी अजीज अज़जान हस्ती के लिए ये शौक भी पूरा करके देख लीजिए। उसके बाद हम जो सीन क्रिएट करेंगे वो भी मुलाहजा कीजिएगा। वैसे कुछ कम क़यामत तो आप भी नहीं। क्या ख्याल है किसी दिन फुर्सत में कैंटीन में बैठकर मुलाकात का खास एहतमाम ना किया जाए? यू शट अप। अब वो एकदम आपे से बाहिर हुई थी। वो खिलकर हंस दिया। इनकार की ये लज्जत इकरार में कहाँ है? भरता है शौक गालिब उनकी नहीं नहीं से। कोई बात नहीं, हम तो आदि हैं। अपनी दोस्त को समझाएं कि किसी दिन मुलाकात कर लेने में कोई हर्ज नहीं। अगर कॉलेज में नहीं तो बाहर किसी होटल, किसी रूम, जहां भी चाहें, चॉइस इनकी होगी। इंटरटेन हम करेंगे। पैसा हाथ में होना चाहिए, दुनिया मुट्ठी में होती है। और हमारी कमजोरी ये है कि हमने कभी इनकार का लफ्ज नहीं सुना। वो ना जाने क्या क्या बकवास कर रहा था। दोनों हैरत से मुंह खोले उसकी घटिया सोच सुन रही थी। वैसे भी औरों के दर पर पलने वाली लड़की अपनी खुदी का प्रचार करते इज्जत और आबरू के अल्फाज इस्तेमाल करे, कुछ जचते नहीं। ऐसी लड़कियां हमारे लिए टिश्यू पेपर से ज्यादा वक़्त नहीं रखती। शट अप। बर्दाश्त की भी कोई हद होती है। उसका हाथ बेख्तियार उठा था। इससे पहले कि शहवार का हाथ उसके चेहरे पर पड़ता, अय्याज अब्दुल कय्यूम ने नहायत बेदर्दी से हाथ थाम लिया था। हिम्मत है तुम्हारी शहवार बीबी, वरना हम पर तो आज तक हमारे माँ बाप ने हाथ उठाने की जुर्रत नहीं की। शुक्र करो ये लगा नहीं, अगर लग जाता तो तुम अपने कदमों पर वापस चल कर जाने की हिम्मत खो देती। वो एकदम बिफर कर गोया हुआ था। अना भी हैरत ज़दा खड़ी रह गई थी। कितना धमकी अमेज सफाक अंदाज था। तुम इंतहाई जलील कमीने इंसान हो, छोड़ो मेरा हाथ। सुबह सुबह बात इस नहज तक आ जाएगी, दोनों के गुमान में न था। उसने पूरी ताकत लगाकर उसकी गिरफ्त से हाथ खींचना चाहा था, मगर नाकाम रही थी। वो शख्स नहायत मुकरू मुस्कुराहट लिए देख रहा था। बड़ा नरमो नाजुक हाथ है ये। हाथ तो सिर्फ फूलों की नरमाहट महसूस करने के लिए बने हैं। उसने सख्ती से हाथ खींचा था और अना की परवाह किए बगैर भागते हुए मंजर से उजल हो गई थी। बहुत हो गई, हद होती है बर्दाश्त की भी। अब लगता है कोई माकूल बंदोबस्त तुम्हारा करवाना ही पड़ेगा। अना गमो गुस्से से उसे कहते फौरन तेज कदमों से उसी की तरफ चल दी थी जहां शहवार गुम हुई थी। उसे एकदम शहवार की फिक्र हुई थी। सुबह सुबह शहवार से होने वाली गुफ्तगू ने उसे इस हद तक परेशान रखा कि वो ऑफिस आकर भी मुकम्मल तवज्जो और ध्यान से कोई काम ना कर सका था। बहुत थक कर खुद से उलझने के बाद उसने अमजद को बुलवा लिया।
सर, आपने बुलवाया? सलाम करके वो मुअद्दब खड़ा हुआ पूछ रहा था। हाँ अमजद, आओ बैठो। उसने कुर्सी की तरफ इशारा किया। वो अटेंशन बैठ गया था। मैंने तुम्हारे जिम्मे जो काम लगाया था वो कहाँ तक पहुँचा? अपने सामने रखे लैपटॉप और फाइल्स को एक तरफ करते उसने मुकम्मल तवज्जो से अमजद को देखा। सर, तकरीबन तमाम काम मुकम्मल है। क्या ब्रीफिंग है? सर, मैंने फाइल रेडी कर ली है। अगर आप कहें तो फाइल ले आऊं? वो उठकर चला गया था। 2-3 मिनट बाद वो दोबारा फाइल लिए उसके सामने बैठा, उसे तफसील बता रहा था। सर, आपने सिर्फ मुझसे अयाज अब्दुल कयूम के मुतल्लक डिटेल जमा करने का कहा था, मगर सर जब मैंने इस शख्स के मुतल्लक मालूमात करवाई तो उसके पेरेंट्स के मुतल्लक भी बड़े अजीबो गरीब किस्म के इंकशाफात सामने आए हैं। फाइल उसके सामने रखते उसने बताया तो फाइल खोलते मुस्तफ़ा ने सर उठाकर उसे देखा। मतलब? सर, अब्दुल कयूम नामी ये शख्स एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। बिजनेस की दुनिया में उसका बड़ा नाम है। इसका अंदरून और बैरून मुल्क अच्छा खासा सरमाया इन्वेस्ट है। माजी में उसका नाम हमायूं था। गरीब माँ बाप की औलाद था। माँ बाप बचपन में ही किसी हादसे की वजह से इंतकाल कर गए थे। उसके चचा इशफाक अहमद ने उसे अपनी सरपरस्ती में ले लिया था। अशफाक अहमद माजी के मशहूर सनतकार मुख्तार अहमद का दामाद था। ये अशफाक अहमद मुख्तार अहमद की फैक्ट्री में एक मामूली वर्कर था, मगर बला का चालबाज और मौका परस्त इंसान था। उसने मुख्तार अहमद को ना जाने किस तरह अपनी चालाकियों से अपना गर्विदा बना लिया कि उसने अपनी इकलौती बेटी की शादी अशफाक अहमद से कर दी। अशफाक अहमद उसके 50% कारोबार का मालिक बन बैठा। हकाइक बताते हैं कि बहुत जल्द मुख्तार अहमद पर दामाद की असलियत पर वाज़िया हो गई, मगर उससे पहले कि वो कोई फैसला कुन कदम उठाता वो एक कार एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई। अशफाक अहमद की बीवी इस एक्सीडेंट को कत्ल का केस कहती थी। उन्होंने इस वक्त रिपोर्ट भी दर्ज करवाई थी, मगर अशफाक अहमद ने मामले को न जाने किस तरह हैंडल किया कि तमाम मामला यकसर ख़त्म हो गया। अब अशफाक अहमद की भी एक बेटी लाला रुख, माँ की सारी जायदाद और कारोबार की तनहा वारिस। मुस्तफ़ा शाहजेब के लिए ये सारी कहानी बड़ी दिलचस्प थी। जबरदस्त, बहुत अच्छा होमवर्क किया तुमने। तुम्हें ये सारी मालूमात कैसे दस्तयाब हुई? 50 साला अमजद खान बहुत फर्ज शनास और ज़हीन इंसान था। बला का मामला फहम और ज़ेरिक। सर, यूँ समझे कि माजी में इस हमायूं नामी शख्स से कई बार वास्ता पड़ा है, मुख्तलिफ केसेस के सिलसिले में। तुम्हारा मतलब है कि इस अब्दुल कयूम से? यस सर। अयाज अब्दुल कयूम की इन्वेस्टिगेशन करवाते ही पता चल गया कि ये अब्दुल कयूम मौजूदा और माजी के हमायूं अहमद का बेटा है। तो मेरे लिए केस की जांच पड़ताल करवाना बहुत आसान हो गया। मैं इस शख्स पर कई बार काम कर चुका हूँ। मेरे पास उसके मुतल्लक अच्छा खासा मवाद मौजूद है। बस अलमिया ये है कि इस शख्स के पास दौलत जैसी ताकत है। वो हर बार इतनी सफाई से अपना दामन बचा कर निकल जाता है कि मेरी सारी मेहनत धरी की धरी रह जाती है। सर, इस शख्स से मेरे बहुत से हिसाब निकलते हैं। सर, मुजरिम को उसके कैफरे किरदार तक पहुंचाने का मैंने मौसम इरादा किया हुआ है। अगर आप मेरे साथ मुकम्मल ताउन का वादा करें, मुझे सपोर्ट करें, तो मैं यकीन दिलाता हूं कि इस केस से मुतल्लिक आपको वो तमाम हकाइक मुहैया करूंगा जो किसी शख्स के वहमो गुमान में भी ना होंगे। वो अमजद खान के लहजे में पति नफरत देख रहा था। सर, ये शख्स जितना शरीफ और मासूम नजर आता है, ये उतना ही घनौने किरदार का हामिल इंसान है। सर, ये इंसान की खाल में भेड़िया है। कूल डाउन अमजद। उसने फौरन उसे रिलैक्स किया। तुम्हारा इस केस से क्या ताल्लुक है? सर, सब बताऊंगा आपको, बस थोड़े से हकाइक से नकाब कुशाई बाकी है। सर, इस डिपार्टमेंट में मैं एक मकसद लेकर आया था, और वो मकसद ये था कि हमायूं अहमद को उसके कैफरे किरदार तक पहुंचाना। मेरे जमाशुदा हकाइक का एक अहम मोहरा मंजर से गायब है, लाला रुख।
सर, ये बज़ाहिर बरसों पहले मर जाने वाला किरदार है, मगर हक़ाइक़ की तलाश के दौरान मुझ पर वाज़िया हुआ कि असल हक़ाइक़ वो नहीं जो नज़र आ रहे हैं। सर, मुझे लाला रूह के शोहर, अगर वो मर नहीं गया तो उसके बच्चों की तलाश है, बस। ओह, ये तो बहुत उलझी हुई कहानी है। हम ये तो सब हैंडल कर ही लेंगे। मुझे पहले अयाज अब्दुल कयूम के मुतल्लक ब्रीफिंग दो। मुझे फिलहाल अयाज वाला मामला हैंडल करना है। मुस्तफ़ा के लहजे में अयाज के लिए ऐसी नागवारी जरूर थी कि अमजद खान ने सर उठाकर उसे बगौर देखा। सर, कोई खास बात है? अयाज के मुतल्लिक तुमने जो भी हकाइक जमा किए हैं वो बताओ। सर, एक बात पूछूं? बुरा तो नहीं मानेंगे? मुस्तफा ने उसे देखा, वो उलझा हुआ था। हाँ, कहो। आपकी तो इन लोगों से रिश्तेदारी है। आपके बड़े भाई अब्बास अली की शादी अब्दुल कयूम की बेटी से हुई है। आपको तो अयाज नामी शख्स से मुतल्लिक सब बातों का इल्म होगा। फिर खसूसन ये इन्वेस्टिगेशन क्यों करवाई जा रही है? वो झिझकते हुए इस्तफसार कर रहा था। मुस्तफ़ा मुस्कुरा दिया। बस जरूरत पड़ गई है। तुम पहले हकाइक बताओ, फिर मैं तुम्हें वजह बताता हूँ। सर, ये तो फितरी बात है, जो बीज बोएंगे फसल भी वही होगी। अयाज अपने माँ बाप की फितरत से कैसे हट के हो सकता है, बल्कि माँ बाप से 2 हाथ आगे ही है। हाई सोसाइटी के बच्चों में मौजूद तमाम इखलाकी और समाजी बुराइयां जो उनके लिए तराए इम्तियाज होती हैं, अयाज में पाई जाती हैं। क्लब जाना, ड्रिंक करना, सनफे मुखालिफ से दोस्ती, वक्त गुजारी, ये बहुत आम सी बातें हैं। सर, उसका 4 लड़कों पर मुश्तमिल ग्रुप है। ये ग्रुप फिलहाल किसी बहुत बड़ी सरगर्मी में मुलव्वस नहीं। मोबाइल फोन छीनना, इंजॉयमेंट के तौर पर किसी भी राह चलते को रोककर नकदी और कीमती सामान छीन लेना, या ज्यादा से ज्यादा किसी भी मजबूर और बेबस लड़की की जिंदगी अजीरन कर देना। उसकी इंतहाई हद अगवा या रैप का केस भी हो सकता है। मुस्तफ़ा शुशद्दर सा अमजद खान की सूरत देख रहा था। उसकी आंखों के सामने बिलक बिलक का रोता शहवार का मासूम और दिलकश सरापा दर आया। ओह माय गॉड! वो एकदम गुस्से से उठ खड़ा हुआ था। अमजद भी फौरन खड़ा हुआ। ये कम से कम हद है, तो इसकी ज्यादा से ज्यादा हद क्या हो सकती है? इसके अंदर एकदम गमो गुस्से का उबाल उठा था। सर, ये तो इसकी आम सरगर्मियां हैं। और खास सरगर्मियां क्या हैं? अमजद खान को लगा जैसे मुस्तफ़ा खान की आंखों में खून उतर आया हो। सर, इस पूरे ग्रुप के सब लड़के मिलकर ये काम करते हैं। ये सब लड़के छोटे मोटे घरानों के नहीं हैं। उनके लिए ये सब आम और रूटीन की जस्ट इंजॉयमेंट की थ्रिल है। अगर कभी किसी मुतासरा खानदान या फर्द की रसाई पुलिस स्टेशन तक हो जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई करवाना चाहे, तो वो बेचारा खुद ही किसी जुर्म या इल्जाम में धर लिया जाता है। खुसूसन ऐसा इन लोगों के साथ होता है जिनकी लड़कियों को ज्यादती या अगवा का निशाना बनाया जाता है, जो बहुत गरीब या मजबूर घराने के लोग होते हैं। माय गॉड! इधर से उधर टहलते बड़ी मुश्किल से वो अपने अंदर उठने वाले इश्तियाल पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था। दिस इज टू मच। अमजद खान खामोशी से उसका इस तरह देख रहा था, और अभी तक उनके खिलाफ किसी ने कोई रिएक्शन नहीं लिया। कोई कार्रवाई नहीं की गई। एकदम रुक कर अमजद खान का चेहरा देखा। सर, कार्रवाई तो तब की जाए जब कोई सबूत बाकी हो या मामला थ्रू प्रॉपर चैनल से पेश किया जाए। इन लड़कों के वालिदैन मामले को अगले कदम में दाखिल होने ही नहीं देते। दे दिलाकर मुतासरा खानदान को चुप करा देते हैं। क्या तुम जानते हो ऐसे किसी मुतासरा खानदान को? सर, पता कराना मुश्किल नहीं। तो फिर ठीक है, मैं अपनी तमाम फोर्स और रिसोर्सेज इस केस को हैंडल करने के लिए इस्तेमाल करने को तैयार हूँ। तुम चंद दिनों में किसी ऐसे खानदान को मंजरे आम पर लाओ जो वाकई मुतासरा है, महज झूठ पर मबनी ना हो। अब अब्दुल कयूम साहिब की नेक नामी और शराफत का भांडा बीच चौराहे में ही मैं फोड़ूंगा, और इस अयाज और इसके साथियों को इबरतनाक अंजाम से दो चार कराने को तैयार हूँ। सर, ये काम हो जाएगा, मगर सर मुझे इसकी वजह भी बता दें ताकि मैं अंदाजा लगा सकूं कि इस शख्स के मुतालिक और किस किस्म के सबूत दरकार होने चाहिए। अमजद खान ने धीमे से कहा तो मुस्तफ़ा एक गहरा सांस लेता कुर्सी पर टिक गया।
जिस मेडिकल कॉलेज में ये ज़ेरे तालीम है वहाँ मेरे अजीज़ों में से भी एक हस्ती है। यूं समझ लो अमजद खान एक बदकिरदार शख्स की गलाजत के छींटे किसी के वजूद को किस तरह दागदार कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट इस केस को हैंडल कर सकता हूँ, मगर मैं ऐसा नहीं चाहता। मुझे अपने खानदान की जिल्लत किसी तौर भी गवारा नहीं। तुम मुतासरा खानदान में से किसी एक फर्द को भी मंजरे आम पर ले आओ, बाकी मामले को हैंडल करना मेरी जिम्मेदारी है। इस शख्स को अपनी बद किरदारी की सजा झेलना होगी। ओके सर। अमजद खान फौरन सारा मामला समझकर सर हिला गया। सर एक मशवरा दूं? वो कुछ झिझकते हुए पूछ रहा था। हाँ बोलो। इंस्पेक्टर शहनाज हमारे डिपार्टमेंट का वो मोहरा है जिसकी जहानत के सामने बड़े बड़े क्रिमिनल घुटने टेकने पर मजबूर हो सकते हैं। हम इन पर हर चैनल्स को इस्तेमाल करेंगे। इस शख्स के थ्रू इसके वालिद और फिर माजी के तमाम हकाइक से पर्दा उठा सकते हैं। सर बगैर किसी के नॉलेज में आए हम इस शख्स तक रसाई पा सकते हैं। अमजद खान के मशवरे पर मुस्तफा ने बड़ी नागवारी से उसे देखा था। तुम अच्छी तरह जानते हो अमजद खान कि मैं किसी भी केस को हल करने के लिए किसी औरत को इस्तेमाल करना मर्दानगी और गैरत के खिलाफ समझता हूँ। वो औरत जात है और मर्द बहरहाल मर्द ही होता है। सर इंस्पेक्टर शहनाज पहले भी ऐसे बेशुमार केसेस बहुत कामयाबी से हैंडल कर चुकी हैं, बगैर किसी नुकसान के, जस्ट अपनी जहानत के बलबूते पर। आप इस चीज की फिक्र मत करें। हमारे डिपार्टमेंट में इन तमाम लेडीज को ऐसे केसेस से निपटने के लिए तमाम ट्रिक्स समझाए और सिखाए जाते हैं। अगर कामयाबी ना भी हो मगर अपने आप को संभालते मामले की तह तक पहुंचने की ये खवातीन जरूर कोशिश करती हैं। अमजद खान का अंदाज कायल करने वाला था। वो चंद ही बगौर उसकी तरफ देखता रहा। तुम्हें यकीन है कि इंस्पेक्टर शहनाज के किरदार पर कोई हर्फ ना आएगा? सर ये हमारी ड्यूटी है। इतनी लड़कियों को जिल्लत भरी जिंदगी से बचाने के लिए किसी ना किसी एक को दलदल में उतरना ही पड़ेगा ना। मुझे यकीन है जिसे मैं दलदल में उतरना कह रहा हूँ, इंस्पेक्टर शहनाज इस दलदल से बखैर आफियत निकलने, तमाम मामलात को निपटाने में हमारी मदद जरूर करेगी। ठीक है, आज से इस केस पर काम शुरू कर दो और इंस्पेक्टर शहनाज को तमाम सूरत हाल समझाकर अच्छी तरह ब्रीफ करके मेरे पास भेजो। कुछ देर सोचने के बाद बिला आखिर उसने हाँ कह दी थी। यस सर। वो उठकर सलाम करते बाहर निकल गया था। उसने आहिस्तगी से फाइल खोल ली थी। जो वो फाइल में मौजूद हकाइक और दलाइल को स्टडी कर रहा था, इस मामले के मुतालिक तमाम सबूत और रिकॉर्ड समेत हकाइक इस फाइल में मौजूद थे। मुस्तफा की दिलचस्पी हद अज हद भर गई थी। भाई ये अमजद खान तो बड़ा कारआमद इंसान है। हैरत है इतने कम अरसे में इतनी मुदल्लल और तफसीली मालूमात वो सराहे बगैर ना रह सका। मगर वो ये नहीं समझ सका था कि इन मालूमात को हासिल करने के लिए वो अपनी सारी जिंदगी की खुशियों से मुंह मोड़े सिर्फ इसी एक केस को हल कर रहा है। ये मालूमात एक दो दिन का निचोड़ ना थी, बल्कि सारी जिंदगी की जहद मसलसल थी, जिससे अभी मजीद हकायक वाज़िया होने थे। वो बड़ी बारीक बीनी से केस स्टडी कर रहा था जब दरवाजे पर दस्तक देकर इंस्पेक्टर शहनाज अंदर दाखिल हुई थी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। उसने एक नजर बगौर इस औरत को देखा। नहायत खूबसूरत और तीखे नकूश की मालिक ये पिछले 10 साल से इस डिपार्टमेंट में थी। उसका गुज़श्ता रिकॉर्ड बहुत साफ, शफाफ और बेदाग था। ये अपनी उम्र से कई साल कम लगती थी। शायद ये इसलिए था कि ये अपने आप को मेंटेन रखती थी। आपको अमजद खान ने तमाम सूरत हाल समझा दी है क्या? जी सर। आपके सामने एक नहायत ओबाश और आवारा मजाज का लड़का होगा। किस तरह हैंडल करना है अंदाजा है? संजीदा अंदाज में उसे देखा वो मुस्कुरा दी। सर मैंने इससे भी ज्यादा मक्कार और जहांदीदा मर्दों को हैंडल कर चुकी हूँ। ऐसे लड़के तो बस एक दो मुलाकातों की मार हैं। मगर सर मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि आपके एतमाद पर पूरा उतर पाऊं। मुस्तफा ने चंद पल उसे देखा। वो बेपनाह खूबसूरत थी। उसकी निगाहों के सामने बार बार शहवार का सरापा आकर हलचल मचाता रहा। सर आप फिक्र नहीं करें, ये मेरी ड्यूटी है। हर साल मुझे स्पेशली ट्रेनिंग इसीलिए दी जाती है कि अगर सूरत हाल ऐसी गंभीर हो तो कैसे मामले को हैंडल करूंगी। सर वो मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, उसने बड़े रिलैक्स अंदाज में कहा। तो मुस्तफा के असाब भी कदरे पुरसुकून हुए।
آپ کو کیا کرنا ہوگا اور کیسے، یہ سب تفصیلات آپ کو عین اسی وقت دے دی جائیں گی۔ آپ نے تمام بریفنگ براہ راست مجھے اور امجد خان کو دینا ہوگی۔ کوئی بھی قدم ہماری نالج میں رکھ کر اٹھانا ہوگا۔ چھوٹی سے چھوٹی بات کی تفصیل ہم تک پہنچانا ہوگی۔ میں ذاتی طور پر عورت کو استعمال کرنا بہت غلط سمجھتا ہوں۔ یہ اگر بہت سی جانوں کی ناموس کی بات نہ ہوتی تو میں قطعی آپ کو زحمت نہ دیتا۔ اس نے اس پر صاف واضح کر دیا تھا۔ ڈونٹ وری سر، اس نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ مصطفیٰ نے سائٹ پر رکھا لیپ ٹاپ اپنے سامنے کھول لیا تھا۔ کئی کیسز پریس کرنے کے بعد اس نے لیپ ٹاپ کا رخ انسپکٹر شہناز کی طرف موڑ دیا تھا۔ یہ چہرہ آپ غور سے دیکھ لیں۔ انسپکٹر شہناز نے سکرین پر جھلماتے چہرے کو بغور دیکھا اور مصطفیٰ شاہ زیب علی کو جو از حد سنجیدہ تاثرات لیے ہوئے تھا۔ یس سر، ایک یہ چہرہ بھی ازبر کریں۔ اس نے کی دباتے ایک اور چہرہ سامنے کیا۔ یس سر، کر لیا ہے، وہ بولی۔ مجھے یقین ہے کہ آپ ہمارے اعتماد پر پورا اتریں گی۔ میں یہ فائل سٹڈی کر لوں، اگلا لاہے عمل آپ کو بتا دوں گا۔ اب آپ جا سکتی ہیں۔ وہ سلام کرتے الٹے قدموں باہر نکل گئی تھی۔ مصطفیٰ شاہ زیب علی نے لیپ ٹاپ بند کر کے چند منٹ بغور سوچا اور پھر اپنے سامنے رکھی فائل دوبارہ کھول لی تھی۔ وہ جیسے ہی اندر داخل ہوا ٹھٹک کر رہ گیا تھا۔ وہ کارپٹ پر اپنی کتابیں بکھیرے بظاہر ان میں مصروف دکھائی دے رہی تھی، مگر اس کا دھیان اس جانب تھا نہیں۔ اس نے نظر ہٹا کر اطراف میں دیکھا۔ ٹی وی چل رہا تھا۔ ایک صوفے پر مہرالنساء بیگم اور لائبہ بھابی آپس میں باتیں کر رہی تھی۔ ان کے مقابل بیٹھی عادلہ تمام تر توجہ شہوار کی طرف تھی۔ پتہ نہیں وہ اسے گھور رہی تھی یا اس کی محبیت کو پڑھ رہی تھی، وہ اندازہ نہ لگا سکا۔ وہ اندر جانے کی بجائے باہر لون کی طرف آ گیا۔ اس پر آج امجد کی تیار کی گئی فائل کو سٹڈی کر کے عبدالقیوم کی شخصیت کے متعلق عجیب و غریب انکشافات ہوئے تھے۔ اسے تو عادلہ بھابی اپنے خاندان میں پایا جانا بھی اب کسی ڈرامے کا حصہ لگ رہا تھا۔ وہ جو اس کیس کے متعلق سوچ رہا تھا مزید الجھتا جا رہا تھا، مگر بہرحال کچھ واضح ہونے کے باوجود بہت کچھ ابھی بھی پس منظر میں تھا۔ کچھ ایسا غیر حقیقی اور پر اسرار ضرور تھا جس تک ابھی امجد خان کی رسائی نہیں ہو پائی تھی۔ شاید اسی لیے امجد خان کوئی فیصلہ کن قدم نہیں اٹھا پا رہا تھا۔ اگر لالا رخ واقعی زندہ ہے تو پھر مرنے والی عورت کون ہے؟ وہ جوں سوچ رہا تھا اسے یہ کہانی مزید الجھتی محسوس ہو رہی تھی۔ رخشندہ کام نپٹا کر باہر نکلی تھی۔ مصطفیٰ کی نگاہ اس پر پڑی تو پکار لیا، سنو رخشندہ، شہوار بی بی کو بھیجو، انہیں کہو میں بلا رہا ہوں۔ جی صاحب۔ وہ فوراً چلی گئی۔ 2-3 منٹ بعد اسے شہوار آتی دکھائی دی تو وہ سیدھا ہو کر کرسی پر ٹک گیا۔ آپ نے بلایا تھا؟ اس کے انداز میں الجھن تھی۔ مصطفیٰ نے مسکرا کر سر ہلایا، آؤ بیٹھو۔ اس نے مقابل پڑی کرسی کی طرف اشارہ کیا تو وہ خاموشی سے ٹک گئی اور پھر اسی خاموشی سے مصطفیٰ کو دیکھنے لگی۔ کیا کر رہی تھی؟ بڑی سی چادر میں اپنے آپ کو چھپائے وہ کافی افسردہ سی لگی۔ سٹڈی کر رہی تھی، نہایت سنجیدگی سے جواب ملا تھا۔ آج کالج میں سارا دن کیسا گزرا؟ اس نے اس کی سنجیدگی محسوس کر کے براہ راست وہ بات پوچھی جس کے لیے بلوایا تھا۔ بس ٹھیک تھا، وہ خاصی اکتائی ہوئی لگی۔ وہ چونکا۔ خیریت؟ اس نے اس کے رویے کی وجہ جاننا چاہی۔ جی۔ ایاز کالج میں آیا تھا آج؟ بغور اس کا چہرہ دیکھتے اس نے پوچھا۔ اسے اپنا ضبط جواب دیتا محسوس ہوا اور آنکھیں بے اختیار چھلک اٹھی۔ وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر شدت سے رو دی اور مصطفیٰ اس رد عمل پر حیرت زدہ سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ شہوار، کیا ہوا؟ اس نے تمہیں پریشان کیا ہے یا کوئی الٹی سیدھی حرکت یا بکواس کی ہے؟ تو مجھے بتاؤ، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ ایک دم اس کی مردانگی اود آئی تھی۔ وہ روتی رہی۔ مصطفیٰ شاہ زیب علی کو اس کا رونا عجیب اذیت میں دھکیل گیا۔ وہ بے اختیار اٹھ کر اس کے قریب دوسری کرسی پر بیٹھ گیا۔ شہوار، پلیز رو مت، کچھ بتاؤ تو صحیح، ملتجئی انداز میں کہتے مصطفیٰ نے اس کا ہاتھ تھاما تھا، مگر وہ فوراً ہاتھ جھٹک کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ آج پہلی بار کسی مرد نے اس کے ہاتھ کو چھوا تھا، ورنہ وہ تو خود کو سینت کا رکھنے والی لڑکی تھی۔ اس نے اپنا آپ پہلے ہی اندیکھی آگ میں جلتا محسوس ہو رہا تھا۔
मुस्तफ़ा के गर्म हाथ की हिद्दत ने और ही अंदाज में असर किया था। क्या हुआ? उसे यूं बुदक कर उठते देखकर वो चौंका था। आपने मुझे सिर्फ यही पूछने के लिए बुलवाया है या कोई और बात भी कहनी है? बामुश्किल अपने आप को संभालते, अपने आंसू साफ करते उसने कहा। तो वो हैरान हुआ। शहवार का अंदाज बड़ा नाराजी लिए हुए था। उसे हैरानी हुई। जाहिर है इसी प्रॉब्लम के मतलब जानने के लिए बुलाया है। उसने भी संजीदगी से कहा, मुझसे इस बारे में बार बार पूछकर मुझे कांटों पर मत घसीटें। जिल्लत से मर जाने का मुकाम है ये मेरे लिए। मेरा सबसे बड़ा जुर्म ये है कि मेरी माँ आप लोगों की पनाह लेने वाली औरत है और मैं उसकी बेबस और मजबूर बेटी जो आपके टुकड़ों पर पल रही है। उसके अंदर तो आग दहक रही थी। अय्याज इसीलिए तो उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ था। दिन रात की अजियत अफरियत की तरह उसके साथ चिमटी हुई थी। वो किसी अच्छे घराने की होती तो वो क्यों कर उसे तंग करता। शट अप, क्या बकवास है ये? खुद तरसी का ये कौन सा अंदाज है और ये बकवास किसने की है? उसके अल्फाज पर वो भी एकदम गुस्से से गोया हुआ था। आपको इससे क्या? किसने ये बकवास की है? ये बकवास महज बकवास तो नहीं, एक अटल हकीकत है। ये खुद तरसी एक अंदाज नहीं, वो सफाक हकीकत है जिसे अभी तक मैं भुलाए बैठी थी। मेरी माँ महज पनाह हासिल करने वाली एक औरत है और मैं उनकी बेटी। किसी के कहने से मैं या आप इस हकीकत को झुटला नहीं सकते। फैक्ट इज फैक्ट। मुस्तफ़ा ने बड़े गुस्से से उसे देखा। क्या कहा है उसने आज? उसके लबो लहजे में एक आग सी धार आई थी। वो समझ गया था उसके रोने की वजह। एक गलीज इंसान की गिलाजत की आखिरी हद क्या हो सकती है भला? वो रूबरू बोली थी और मुस्तफ़ा कई सानिये तक गुमसुम खड़ा रह गया था और फिर कुछ सोचते उसने खुद को पुरसकून किया। इतनी टेंशन किस चीज की ले रही हो तुम? तुमने अपना मसला मुझसे डिस्कस कर दिया, मतलब अब ये मेरा हेडेक है। तुम पुरसुकून रहो और परेशान ना हो। चंद दिन उसकी बदतमीजियां चुपचाप सह जाओ, फिर सब नॉर्मल हो जाएगा। प्रॉमिस। वो अब कुछ नहीं कहेगा और ना ही करेगा। वो अंगारों पर लूट गई। इतना आसान है ना? जब एतबार किया है तो मुकम्मल करो। ये बेएतबारी क्यों भला? कहा ना अब ये मेरा मसला है और इधर आराम से बैठकर मुझे बताओ उसने आज क्या बकवास की है। वो उसे इशारा करते खुद भी बैठ गया था। वो भी बैठकर धीरे धीरे सब बताने लगी। सारी बात सुनने के बाद उसे अपना खून खौलता महसूस हो रहा था। वो इस हद तक चला गया था। वो कितनी देर तक बेहिस्सो हरकत बैठा रहा था और शहवार सर झुकाए शर्मो नदामत से मर जाने को थी। शहवार बीबी, आपका फोन है। दोनों बगैर एक दूसरे से नजरें मिलाए सर झुकाए इसी तरह गुमसुम अपनी 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 सोच में गर्क थे जब मुलाजमा की आवाज ने दोनों को चौंका दिया था। शहवार ने सर उठाकर देखा। रक्षंदा उसका मोबाइल थामे खड़ी थी जो मुसलसल बज रहा था। उसने मोबाइल लेकर स्क्रीन पर नजर डाली। हवेली से कॉल थी, यकीनन तबिंदा भी थी। अस्सलाम वालेकुम। अपनी आवाज को बहाल करके उसने कॉल रिसीव की थी। वालेकुम सलाम। किधर थी? मैं कितनी देर से कॉल कर रही थी। मोबाइल रूम में था, बस पता नहीं चला। मुस्तफ़ा ने उसे देखा। लबो लहजे से अंदाजा लगाने की कोशिश की कि दूसरी तरफ कौन है। मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। आप ठीक हैं ना? और बाबा साहिब कैसे हैं? मुस्तफ़ा रिलैक्स होकर कुर्सी की पुश्तगाह से कमर टकाकर सीधा होकर उसे देखने लगा। मैं भी ठीक हूँ, बाबा साहिब भी। मुझे तुमसे बात करनी थी। आज भाभी बेगम की 2 दफा कॉल आ चुकी है। वो मुझसे मेरा जवाब मांग रही हैं। तुम जानती हो मुझे कोई इनकार नहीं, सिर्फ तुम्हारी वजह से उन्हें टाल रही हूँ। अब बताओ क्या सोचा है तुमने? मैं भाभी को हाँ कह दूं? उसने घबरा कर निगाह उठाकर मुस्तफ़ा को देखा। वो मुकम्मल तौर पर मुतवज्जा था। उसका दिल अजीब अंदाज में धड़कने लगा। उसे अपनी हथेलियां भीगती हुई महसूस हुई। वो एकदम झंझलाकर उठ खड़ी हुई। मैं आपको पहले भी मना कर चुकी हूँ, अब भी इनकार है। वो एकदम वहां से हटकर कदरे फासले पर आ रुकी थी। पागलपन की बातें मत करो। मुस्तफ़ा से बेहतर तुम्हें उम्र भर कोई रिश्ता नहीं मिलने वाला। दूसरी तरफ से उन्होंने खासा नाराज होकर कहा था। पागलपन की बात नहीं अम्मी, ये मुस्तफ़ा आखिरी फर्द तो नहीं है। अम्मी, ये खासा बेजोड़ ताल्लुक है। पहले ही दुनिया उसके घर रहकर उनके टुकड़ों पर पलने के ताने देती है और मजीद न जाने क्या क्या सुनना पड़ जाए। सॉरी अम्मी, मुझे अपने किरदार कशी कती कबूल नहीं। उसका अंदाज दो टोक था।
دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ میں انکار نہیں کروں گی، کان کھول کر سن لو۔ میں ایک عمر گزار چکی ہوں، ہر طرح کے لوگ اور رویوں کو جھیل چکی ہوں۔ تم ابھی بچی ہو، میں نے تم سے خوامخواہ پوچھ لیا تھا۔ چاہیے تو مجھے یہ تھا کہ ڈائریکٹ بھابھی کو ہاں کرتی، جو اب بھی کروں گی۔ تم اپنا بھلا نہیں سوچ سمجھ رہی تو میں احمق نہیں جو تمہیں کنویں میں چھلانگ لگاتے دیکھتی رہوں۔ میں آج بھابھی کو ہاں کہہ رہی ہوں۔ اب میں بھابھی بیگم کو جلد از جلد اس رشتے کو کسی نام سے منسوب کرنے پر زور دوں گی۔ ان کا انداز کیسا اٹل اور فیصلہ کن تھا۔ شہوار نے بے چارگی سے موبائل کو دیکھا اور لائن کٹ چکی تھی۔ کیا بات ہے؟ معلوم ہوتا ہے بوا جی سے کوئی بحث چل رہی تھی تمہاری۔ اسے کتنی دیر تک اپنی جگہ سے ہلتے نہ پا کر وہ خود ہی اٹھ کر اس کی طرف چلا آیا تھا۔ کوئی بحث نہیں چل رہی تھی، بڑی تلخی سے کہہ کر وہ خاصے ناراض تاثرات لیے تیز قدم اٹھاتی وہاں سے نکل آئی تھی۔ مصطفیٰ نے حیرت سے اس کا ری ایکشن نوٹ کیا تھا۔ بڑی لمبی نشست جمی تمہاری مصطفیٰ شہزیب علی کے ساتھ۔ ویسے کیا راز و نیاز ہو رہے تھے؟ عادلہ بھابھی کے کافی تیکھے لب و لہجے سے سجے الفاظ نے اس کے قدم جکڑ لیے تھے۔ وہ راہداری میں ہی رک گئی تھی۔ انہوں نے بڑے تمسخرانہ تاثرات لیے اسے دیکھا تھا۔ وہ چند قدموں کے فاصلے پر تھی۔ آپ سے مطلب؟ وہ پہلے ہی بھری بیٹھی تھی، ایک دم تمام لحاظ پلائے طاق رکھتے ہوئے بولی تھی۔ عادلہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یعنی ہماری بلی ہمیں کو میاؤں؟ اس کا انداز تضحیک امیز تھا۔ وہ جھلس کر رہ گئی۔ میں آپ کے سامنے کسی بات کی جواب دہ نہیں ہوں، ہٹیں سامنے سے۔ وہ بھی غصے سے جوابی کارروائی کر رہی تھی۔ وہ کیوں لحاظ کرتی؟ ان کا بھائی ہر حد پار کرتا جا رہا تھا، پھر وہ کیوں لحاظ کرتی؟ ہماری پیاری بنو، دھیرے سے، سکون سے، مانا کہ مصطفیٰ کے لیے تمہارا پرپوزل دیا گیا ہے، مگر یہ ذہن میں رکھو صرف پرپوزل دیا گیا ہے۔ مصطفیٰ شہزیب کی زندگی میں تم جیسی 2 ٹکے کی لڑکیاں داخل ہونے لگی تو پھر ایسے ویسوں کی تو امید ہی نہیں رکھنی چاہیے۔ انہوں نے گویا اس کی ذات کے پرخچے اڑا دیے تھے۔ عادلہ بھابھی پلیز، حد ہوتی ہے کسی بات کی۔ میں ہمیشہ آپ کے طنزیہ جملے برداشت کر لیتی ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی زر خرید ہوں۔ میری اپنی ایک سیلف ریسپیکٹ ہے۔ آج تو اس کی گویا برداشت کی ساری حدیں ہی ختم ہو گئی تھی۔ عادلہ نے بہت تعجب سے اسے دیکھا۔ آج وہ بہت بدلی محسوس ہوئی، ناقابل فہم۔ ان کے منہ پر 2 ٹوک جواب دیتی، خاصی بد لحاظ بھی۔ اور مجھے اپنی اوقات، اپنا مقام بہت اچھی طرح ازبر ہے۔ آپ خدارا بار بار مجھے یہ مت احساس دلایا کریں کہ میں اس گھر کے ٹکڑوں پر پلنے والی 2 ٹکے کی لڑکی ہوں۔ میں جو بھی ہوں، مجھے اچھی طرح علم ہے۔ وہ اس قدر غصے سے بولی تھی کہ اس کے پیچھے آتے مصطفیٰ کے قدم راہداری میں ہی ٹھٹک گئے تھے۔ کیا ہو رہا ہے یہ؟ شہوار کے الفاظ اور عادلہ بھابھی کی موجودگی اسے ایک پل لگا تھا صورتحال سمجھنے میں۔ شہوار اس کی آواز سن رہ گئی تھی اور پھر احساس توہین سے اپنا چہرہ جھلستا محسوس ہوا۔ یعنی یہ شخص سب سن چکا تھا۔ اس کی آنکھیں بھر آئی۔ وہ بغیر رکے بھاگتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف لپکی تھی۔ عادلہ بھابھی کے چہرے پر بڑی فاتحانہ قسم کی طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ وہ اپنے کمرے کی طرف چلی گئی تھی۔ اس ساری صورتحال پر مصطفیٰ کو پہلی بار اندازہ ہوا کہ شہوار کیوں اتنی تلخ ہو رہی ہے۔